क्वेश्चन है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 200% अधिक है, जबकि राम किसी काम को करने में श्याम से 30 दिन कम समय लेता है। और कम समय तो लेगा ही ना, क्योंकि राम की कार्य क्षमता 200% अधिक है श्याम से। तो राम की कार्य क्षमता अगर अधिक है तो राम अधिक कार्य करता होगा एक दिन में। अगर राम एक दिन में अधिक कार्य करता है तो फिर काम को वह जल्दी समाप्त कर देगा, और जल्दी समाप्त कर देगा तो राम को श्याम से 30 दिन कम समय लगेंगे, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। पर पूछा तो ये गया है कि अगर राम और श्याम मिलकर कार्य करें तो मिलकर वह पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि प्रश्न में दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम, और इनकी कार्य क्षमता के बीच में संबंध दिया हुआ है। ऐसा कहा गया है कि राम की जो कार्य क्षमता है ना, वो श्याम से 200% अधिक है। कितनी अधिक है? 200%। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 200%, और 200% का हम भिन्न रूप निकालेंगे तो ये आएगा 200/100, और यहाँ पर 0 से 0 कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो 200% है वो किसके बराबर आएगा? 2/1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया है 2/1। तो अब यहाँ पर हम जो बट्टे में 1 लिखा हुआ है ना, ये तो मानेंगे हम श्याम की कार्य क्षमता, जबकि राम की कार्य क्षमता तो श्याम से 200% अधिक है ना। और 1 का अगर 200% निकाला जाता है तो 2 के बराबर आता है। यानी कि यहाँ पर जो राम की कार्य क्षमता अधिक है ना श्याम से 200%, यानी कि कितना अधिक होगी? अगर श्याम की कार्य क्षमता 1 यूनिट है ना, तो राम की जो कार्य क्षमता है वो श्याम की कार्य क्षमता से 2 यूनिट अधिक होगी। यानी कि यहाँ पर अगर 1 में 2 जोड़ा जाए तो यहाँ पर राम की कार्य क्षमता 3 यूनिट हो जाएगी और श्याम की कार्य क्षमता 1 यूनिट होगी। इस तरह से यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 2 यूनिट का अंतर है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 का 200% 2 के बराबर ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा है कि राम और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है। 200% से हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर अगर हम श्याम की कार्य क्षमता 100 मान लेना, और यहाँ पर राम की कार्य क्षमता श्याम से 200% अधिक है, तो यहाँ पर आएगा ये 300। और जब इसको हल किया जाएगा तो भी यहाँ पर 3:1 ही आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये तो समझना ही होगा ना कि यहाँ पर राम और श्याम की अगर हम कार्य क्षमता के बीच में अनुपात निकालें तो ये अनुपात यहाँ पर आएगा 3:1। अगर हमें क्षमता का अनुपात पता है तो हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं। समय का अनुपात यानी कि इनको कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में, उसका भी अनुपात यहाँ पर निकाला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो क्षमता के अनुपात को ही हम उल्टा कर देंगे ना, तो वो समय का अनुपात होगा। जैसा कि यहाँ पर 3:1 ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है, और समय का अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी कि कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा लिख देंगे तो वो होगा समय का अनुपात। यानी कि अगर राम को किसी कार्य को करने में 1 यूनिट समय लगता है ना, तो श्याम को उसी कार्य को पूरा करने में 3 यूनिट समय लगता है। इस तरह से यहाँ पर समय के बीच में भी अनुपात निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कार्य तो एक ही है, उसी कार्य को करना है, लेकिन राम को तो यहाँ पर समय लग रहा है 1 यूनिट का। इसका कारण ये है क्योंकि राम की दक्षता जो है ना वो श्याम की दक्षता से ज़्यादा है। आपने देखा ना कि यहाँ पर राम की दक्षता 3 यूनिट है, यानी कि राम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और श्याम एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही कर सकता है। अगर यहाँ पर राम की जो कार्य क्षमता है वो श्याम से अधिक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि समय जो है ना वो राम को कम लगेगा, क्योंकि राम जो है वो एक दिन में ज़्यादा कार्य करता है और श्याम एक दिन में कम कार्य करता है। ये तो हमें दक्षता से ही समझ में आ रहा है। तो राम को अगर 1 यूनिट समय लगता है तो श्याम को उसी कार्य को पूरा करने में 3 यूनिट समय लगता है। तो यहाँ पर आप ये तो देख रही हो कि समय में जो अंतर है ना वो 2 यूनिट का अंतर है अगर अनुपात से देखा जाए तो। लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हो कि राम जो है ना वो किसी काम को करने में श्याम से 30 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि श्याम अगर 3 यूनिट समय लेता है तो राम 1 यूनिट समय लेता है। यानी कि यहाँ पर अनुपात में देखोगे तो 2 यूनिट कम समय ले रहा है राम श्याम की तुलना में। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू जो है ना वो 30 दिन के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब 2 यूनिट बराबर 30 दिन है ना, तो 1 यूनिट बराबर होगा 15 दिन। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 दिन आ गई है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर राम को कितना समय लग रहा है कार्य को पूरा करने में? 1 यूनिट का समय लग रहा
है और श्याम को कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। जब 1 यूनिट बराबर 15 दिन है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि राम को जब कार्य को पूरा करने में 1 यूनिट समय लग रहा है तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि 15 दिन का समय लग रहा है। जब तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है ना, तो यहाँ पर अगर श्याम को 3 यूनिट का समय लग रहा है, जब 1 यूनिट बराबर 15 दिन है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम 15 का ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45 दिन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि राम अगर किसी कार्य को पूरा करता है तो 15 दिन का समय लेता है और श्याम अगर उसी कार्य को करता है तो 45 दिन का समय लेता है। तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन दिया हुआ था ना, तो उसी डाटा से हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया है कि यहाँ पर राम को तो कितना समय लगेगा, राम को लगेगा 15 दिन का समय और श्याम को कितना समय लगेगा, 45 दिन का समय लगेगा। अब आप यहाँ पर कुल कार्य भी निकाल सकते हो, वैसे भी आपको वो तरीका भी पता होगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पर प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि वे मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें अभी ये पता लग चुका है कि राम कार्य को 15 दिन में करता है और श्याम 45 दिन में करता है। तो आइए अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम पुराने तरीके से ही प्रश्न को हल कर लेंगे। यहाँ पर राम के लिए है 15 दिन और श्याम के लिए कितना है, 45 दिन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य आपको पता है कि किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर 15 और 45 का अगर लैसे लिया जाएगा ना तो 45 आएगा, तो यहाँ पर हम 45 यूनिट को ही कुल कार्य मान लेते हैं। अब कुल कार्य 45 यूनिट है, तो अगर हम यहाँ पर दक्षता निकालें तो कैसे निकालेंगे। दक्षता तो आपको वैसे पता होगा ना कि अभी हमने राम और श्याम की दक्षता के बीच में जब अनुपात निकाला था तो वो अनुपात कितना आया था, 3:1 आया था। अगर हम इस तरीके से भी निकालेंगे ना तो आप देख सकते हो राम की दक्षता यहाँ पर 3 यूनिट आएगी और श्याम की दक्षता 1 यूनिट आएगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 45 यूनिट कार्य है और इसी 45 यूनिट कार्य को करने में राम को कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। तो राम एक दिन में कितना कार्य करता होगा, यानी कि राम की दक्षता कितनी होगी। तो 45 यूनिट तो कुल कार्य है, 15 दिन का समय लग रहा है, तो 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी राम की दक्षता 3 यूनिट। आपको पता है अनुपात से भी तो यहाँ पर समझ में आ ही रहा था ना आपको कि राम की दक्षता कितनी है, 3 यूनिट कार्य करने की है। तो राम की दक्षता 3 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। और श्याम की दक्षता भी हम निकाल सकते हैं। शाम के लिए पता है कि 45 यूनिट कार्य है और 45 दिन का ही समय लग रहा है, तो श्याम तो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता होगा। जब भी तो 45 दिन में 45 यूनिट कार्य कर पाएगा, तो यहाँ पर श्याम की दक्षता हो गई 1 यूनिट प्रतिदिन। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि राम और श्याम अगर कार्य मिलकर करेंगे तो उनको कार्य कितना करना है, 45 यूनिट कार्य करना है। लेकिन ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 3 यूनिट कार्य तो राम ही कर देगा और 1 यूनिट कार्य श्याम कर देगा, और कुल मिलाकर कार्य कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि एक दिन में तो ये 4 यूनिट कार्य कर लेते हैं। और इनसे कार्य कितना करवाना है, 45 यूनिट। और हमें ये पता लगाना है कि ये 45 यूनिट कार्य को ये करेंगे राम और श्याम मिलकर, लेकिन कितने समय में पूरा करेंगे। तो 45 यूनिट तो कुल कार्य है और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं, तो 45 में हम 4 से भाग देंगे और अब इसको हल किया जाएगा तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 11 सही 1/4 दिन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 11 सही 1/4 दिन, तो यही सही आंसर होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आया है 11 सही 1/4 दिन। क्वेश्चन है 20 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें 25% पानी हो। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दूध और पानी का मिश्रण है और उस मिश्रण की मात्रा कितनी है, 20 लीटर है, लेकिन इस मिश्रण में पानी कितना है, 10% है। अब प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये दूध और पानी का 20 लीटर का मिश्रण है ना, इसमें हमें क्या करना होगा, पानी मिलाना है। अब पूछा तो ये गया है कि कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में 25% पानी हो जाए, यानी कि जो पहले वाला मिश्रण था 20 लीटर मिश्रण था ना, उसमें 10% ही पानी था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में पानी को और मिलाना है जिससे कि मिश्रण में जो पानी की मात्रा है ना वो 10% से 25% हो जाए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमें ये तो पता है कि एक मिश्रण है और मिश्रण है किसका, दूध और पानी का। यहाँ पर हम लिखेंगे मिल्क और यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर, यानी कि दूध और पानी की मात्रा में जो अनुपात है ना वो अनुपात हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं।
तो आपने समझा कि पहले जो मिश्रण था, शुरुआत में जिस मिश्रण की बात हो रही है, उसमें तो 10% पानी था। तो 10% का अगर हम भिन्न रूप लिखेंगे तो ये होगा 10/100 के बराबर, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हम हटा देंगे और बट्टे में हम 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 10% आ जाएगा 1/10 के बराबर। तो 10% किसके बराबर है? 10% है 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि टोटल मिश्रण अगर 10 यूनिट है ना, तो 10 का 10% यानी कि 1, उसमें से 1 यूनिट क्या है? पानी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसा कि टोटल मिश्रण अगर 10 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट तो क्या है? पानी है, क्योंकि 10% पानी है। 10 का तो 10% 1 के बराबर होता है ना। जब टोटल मिश्रण को 10 ही मान लिया है तो उसमें 1 यूनिट पानी होगा और फिर 9 यूनिट तो क्या होगा? उसमें दूध होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पानी और दूध के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं। आपने देखा कि दूध और पानी के बीच में अनुपात जो आया है वो कितना आया है? 9:1 आया है, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना माना है? यहाँ पर 10 यूनिट माना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि जो यहाँ पर 10% दिया हुआ था कि यहाँ पर पानी है, तो उससे यहाँ पर जो ये अनुपात आया है वो कितना आया है? 9:1 आया है। दूसरी कंडीशन ये है कि पानी को और मिलाया जाए, जिससे कि मिश्रण में पानी कितना हो जाए? 25% हो जाए। तो 25% का अगर हम भिन्न रूप निकालेंगे तो ये आएगा 25/100 के बराबर, और जब इसको हल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो आपको ये समझ में आया कि 25% होता है 1/4 के बराबर। तो अब यहाँ पर जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये तो टोटल मिश्रण है। अगर टोटल मिश्रण यहाँ पर 4 यूनिट है तो यहाँ पर 4 का 25% तो 1 के बराबर होता है, यानी कि पानी कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। अगर पानी 1 यूनिट है तो टोटल मिश्रण तो 4 यूनिट है, तो फिर यहाँ पर दूध कितना होगा? 3 होगा। 3 और 1 मिलकर ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 25% का हमें कैसे यूज लेना है? 25% से समझ में आया कि अगर पानी 1 यूनिट है तो मिल्क कितना है? 3 यूनिट है। इस तरह से यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है हमने दूध और पानी के बीच में। अब आप यहाँ पर इस अनुपात से क्या समझ पा रहे हो? आपने ये देखा कि पानी को मिलाया गया है। पहले वाला जो अनुपात जिसमें 10% पानी था ना, वो अनुपात तो है 9:1 दूध और पानी के बीच में। लेकिन जब 25% पानी हो गया है तो उस स्थिति में अनुपात यहाँ पर 3:1 है। दूध की मात्रा मिश्रण में जितनी पहले थी ना, उतनी ही अब है। केवल परिवर्तन किस में हुआ है? पानी की मात्रा में हुआ है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो मिल्क की मात्रा का जो ये अनुपात आपको दिखाई दे रहा है कि पहले अनुपात 9 यूनिट था और यहाँ पर अब कितना है? 3 यूनिट है। तो ये अनुपात आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ पर अगर मिल्क का अनुपात 9 है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम 3 में 3 का गुणा कर देना तो 3 का गुणा 3 से करने पर ये 9 हो जाएगा। और आप देख सकते हो 9 तो 9 के ही बराबर है, लेकिन अनुपात है तो यहाँ पर आपको 1 में भी 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि आपने 3 में 3 का गुणा तो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मिल्क की मात्रा को 9 यूनिट करना था, लेकिन अनुपात है ना, तो 1 में भी 3 का गुणा करना होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर मिल्क की मात्रा का जो अनुपात है उसको बराबर तो करना है। तो बराबर तब हो सकता है जब यहाँ पर 3 का गुणा किया जाए, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर जो नया अनुपात आएगा वो आपको समझना होगा। इस अनुपात में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 3 का गुणा 3 से किया गया तो ये आ जाएगा 9, और 1 का गुणा 3 से किया तो यहाँ पर आ गया 3। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मिल्क की जो मात्रा का अनुपात है वो तो बराबर हो गया, लेकिन पानी की मात्रा का जो अनुपात है उसमें तो अब चेंज हो गया, और वो तो चेंज होना ही चाहिए ना, क्योंकि मिश्रण में पानी ही तो मिलाया गया है। अगर पहले पानी 1 यूनिट था तो अब कितना हो गया है? 3 यूनिट हो गया है। यानी कि पानी की जो मात्रा में परिवर्तन हुआ है वो 2 यूनिट का हुआ है। यानी कि हमने अब मिश्रण में कितना पानी मिलाया है? 2 यूनिट पानी मिलाया है। तभी तो यहाँ पर अनुपात कितना हो गया है? 9:3 हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें यही तो पता लगाना है कि कितना पानी मिलाना है जिससे कि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो 25% पानी जब भी हो सकता है ना, जब यहाँ पर हम मिश्रण में कितना पानी मिला दे? 2 यूनिट पानी मिला दे। लेकिन आंसर हमें यूनिट में नहीं देना है, आंसर तो हमें लीटर में देना है। लेकिन आपको इतना पता है कि यहाँ पर हमें वैल्यू जो ज्ञात करनी है ना, वो 2 यूनिट की ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पानी मिलाया है वो 2 यूनिट मिलाया है, और प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितना पानी मिलाना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, लेकिन कैसे?
कैसे ज्ञात करें, वैल्यू तो लीटर में ज्ञात करनी है। आपको पता है कि यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है लीटर में, और वो डाटा किसका दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि 20 लीटर का जो मिश्रण था दूध और पानी का, जिसमें 10% पानी था। तो आपको पता है ना कि जो 10% पानी था उसका अनुपात आपको पता है कि यहाँ पर वो अनुपात कौन सा है, ये पहले वाला जो अनुपात 9:1 है, इसमें ही तो 10% पानी है ना। और यहाँ पर अगर आप अनुपात से देखोगे तो यहाँ पर 9 और 1 कितना होगा, ये 10 यूनिट होगा। यानी कि अनुपात के अनुसार तो टोटल मिश्रण कितना है, 10 यूनिट है, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी है, 20 लीटर है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 लीटर होगा। और हमें प्रश्न में वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, आपको पता है ना, हमको प्रश्न में वैल्यू ज्ञात करनी है कि कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो पानी तो हमने 2 यूनिट मिलाया है, और हमें 2 यूनिट की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है। जब हमें ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर है, तो फिर 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट यानी कि 2 लीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2 का ही तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 लीटर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि जो मिश्रण पहले वाला था ना, यानी कि जो 20 लीटर मिश्रण था, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। 4 लीटर पानी हमें मिलाना होगा, तब जाकर नए मिश्रण में 25% पानी होगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कितना पानी और मिलाना है, और हमें पता लग गया है कि पानी कितना मिलाना है, 4 लीटर पानी मिलाना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी कि लगातार छूट देता है, और ग्राहक को बेच देता है। यदि दुकानदार को 140 रुपये की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर अंकित मूल्य कितना होगा। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि अगर हम 100 का 40% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 40 के बराबर ही आएगा ना। 100 का 40% 40 के बराबर ही आएगा, और हमें ज़्यादा मूल्य अंकित करना है तो 100 में हम 40 जोड़ेंगे और ये अंकित मूल्य हो जाएगा 140 यूनिट या फिर रुपए। अगर यहाँ पर 100 यूनिट हमने वस्तु का क्रय मूल्य माना है ना, तो 140 यूनिट वस्तु का अंकित मूल्य होगा। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, लेकिन लगातार छूट दी जा रही है। पहली छूट 20% की और उसके बाद दूसरी छूट कितने की है, 25% की है। तो पहली छूट तो हमें कितने की देनी है, 20% की देनी है। अगर आप यहाँ पर 140 का 20% निकालोगे, क्योंकि 140 रुपये पर ही तो छूट दी जा रही है ना, तो 140 का 20% किसके बराबर होता है, ये आपको पता है कि ये होता है 28 के बराबर। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि अगर 140 रुपये में 20% की छूट देनी है तो वास्तव में यहाँ पर 28 रुपये की छूट देनी है। अगर 28 रुपये की छूट देनी है तो फिर 140 रुपये की जो वस्तु है वो कितने रुपए की हो जाएगी, 112 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि 140 में से हम 28 रुपये घटा देंगे तो 112 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी छूट दी गई है 25%, वो किस मूल्य पर दी जाएगी, वो 112 पर दी जाएगी, क्योंकि क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट से आपको यही तो समझना होता है कि पहली छूट जो 20% है वो हमने अंकित मूल्य पर दे दी, लेकिन दूसरी छूट हम किस पर देंगे, पहली छूट देने के बाद जो यहाँ पर मूल्य आता है ना, उस मूल्य पर दूसरी छूट देनी होती है। तो यहाँ पर 112 रुपये में हमें 25% की छूट देनी होगी, लेकिन पहले हम ये तो पता लगाए कि 112 का 25% किसके बराबर होता है, तभी तो हम ये पता लगाएंगे ना कि कितने रुपए की छूट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर 25 से अगर हम काटेंगे, यहाँ पर ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, 4 के पहाड़े से 112 कट ही जाएगा बिल्कुल आसानी से, और ये कितनी बार कटेगा, 28 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो कितने की दी गई है, 28 रुपये की छूट दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 112 रुपये यहाँ पर जो मूल्य आया था इसमें कितने रुपए की छूट दी गई है, 28 रुपये की छूट दी गई है। तो अब यहाँ पर जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अब मूल्य आ जाएगा 84 रुपये। 112 में से अगर आप 28 रुपये घटाओगे तो यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 84 रुपये आएगा। और वास्तव में यही मूल्य क्या है, ये मूल्य यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य है। आप इस तरह से ही तो समझोगे ना कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य हमने माना कि 100 रुपये है और 140 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, और फिर अंकित मूल्य पर दो लगातार छूट दी गई और उसके बाद जो मूल्य है वो 84 रुपये, और 84 रुपये में वस्तु बेची गई है। तो आपको बस अब इतना ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, 84 रुपये है। या फिर आप यूनिट में वैल्यू मान सकते हो कि क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है,
और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 84 यूनिट है। तो यहाँ पर हम वैसे अनुपात भी निकाल सकते हैं, तो हम काट सकते हैं, 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर कितना आएगा ये आपको पता है कि ये कट जाएगा यहाँ पर 21 बार। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, यहाँ पर 25:21 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है उससे हमें क्या समझना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि दुकानदार को 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। लेकिन 25 यूनिट की वैल्यू तभी ज्ञात की जा सकती है जब हमें पता हो कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 25 यूनिट की वस्तु है और उसको बेच दिया गया है 21 यूनिट में। तो यहाँ पर आपको हानि तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन ये हानि यूनिट में है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये हानि जो है वो किसके बराबर है, 140 रुपये के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 यूनिट यहाँ पर है 140 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अगर 140 में हम 4 से भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर भाग जाएगा कितनी बार, 35 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 35 रुपये आ गई है। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि हमें 25 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 35 रुपये है और 25 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 25 का गुणा कर देंगे। तो अब हम आंसर निकाल देते हैं। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 125 आएगा और 25 या 75, 75 में अगर 12 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 87 और ये आंसर कितना आ जाएगा, 875 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया था तो क्रय मूल्य यहाँ पर आया है 875 रुपये। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 875 रुपये और यहाँ पर जो आंसर आया है वस्तु का क्रय मूल्य का वो 875 रुपये ही आया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे कि उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 40% का लाभ होना चाहिए, ऐसा मूल्य अंकित किया गया है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो फिर वस्तु पर मूल्य कितना अंकित किया गया था। अगर 40% लाभ होना चाहिए तो 100 रुपये की वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा जिससे कि 40% लाभ हो, 140 रुपये मूल्य अंकित करना होगा, क्योंकि 100 का 40% जो होता है वो 40 के बराबर ही होता है और 40% लाभ होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 में 40 जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर अंकित मूल्य 140 रुपये है। अगर ये वस्तु 140 रुपये में ही बिक जाती ना तो वस्तु पर कितना लाभ होता, 40% लाभ हो जाता। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सेल की घोषणा की गई और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। यहाँ पर 140 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और इस मूल्य पर 20% की छूट दी गई। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि वस्तु को बेचा कितने रुपए में गया है। तो 140 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ये 28 रुपये। यानी कि 140 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था और उस पर 28 रुपये की छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर फिर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य 112 रुपये हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, उसको बेचना 140 में था जिससे कि 40% का लाभ हो, लेकिन सेल की घोषणा की गई जिसके कारण यहाँ पर 20% की छूट दी गई और 20% की छूट देने पर यहाँ पर वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 112 रुपये में बेचा गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाभ कितना हो रहा है, 100 रुपये की वस्तु है और उसको 112 रुपये में बेच दिया गया है तो लाभ तो यहाँ पर 12 रुपये का हो रहा है। लेकिन आंसर अगर लाभ प्रतिशत का निकालना है तो वो भी 12% ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है। आप निकाल भी सकते हो कि जैसे कि लाभ यहाँ पर कितने का है, 12 का है, बट्टे में लिखना होता है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये ही है और मल्टीप्लाई 100 से भी करना होता है क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 तो कट ही जाता है और आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर 12% आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जब कोई ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार करती है और प्लेटफार्म को पार करने में वह दूरी कितनी तय करती है। जैसा कि आप ये समझिए कि ये एक ट्रेन है
और यहाँ पर हम बना लेते हैं कि जैसा कि ये प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है 260 मीटर। तो जब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कोई ट्रेन है, उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करने की। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि यही ट्रेन जो है वो 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है और समय कितना लेती है, 23 सेकंड का। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जब ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो पूरी तरह से पार करने का मतलब होगा कि ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी पार करने के बाद। तो अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि 260 मीटर की प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करनी थी, लेकिन वास्तव में जो ट्रेन ने दूरी तय करी है वो कितनी दूरी तय करी है। आप यहाँ पर मान सकते हो कि ट्रेन का जो ये वाला हिस्सा है उसको आप ए मान लेते हो। तो ये ए हिस्सा अब कहाँ पर पहुँच गया है, जब ट्रेन ने प्लेटफार्म को पार कर लिया है तो ये ए हिस्सा यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि ये दूरी कितनी तय की गई है, 23 सेकंड में। 23 सेकंड में ही तो प्लेटफार्म को पार किया है। पार करने का मतलब ये होता है कि ट्रेन जो है वो पूरी तरह से प्लेटफार्म को पार कर लेगी। तो उस स्थिति में जो ट्रेन ने दूरी तय करी है वो कितनी करी है, 260 मीटर तो तय करी ही करी है, और उसके साथ साथ ट्रेन ने स्वयं की लंबाई को भी तय किया है। तो बस यहाँ पर आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है या फिर किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी स्वयं की लंबाई होती है, तो उस स्थिति में जब दूरी ज्ञात करते हैं तो दूरी में हमें प्लेटफार्म की लंबाई या फिर जिस वस्तु को पार किया जा रहा है उसकी लंबाई और साथ में हमें ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ना होता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर दूरी की बात हो रही है कि ट्रेन ने 23 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी आएगी, 260 मीटर का तो प्लेटफार्म की लंबाई है और साथ में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। तो 23 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी ट्रेन के द्वारा जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है। तो उस स्थिति में ट्रेन 260 मीटर की लंबाई तो तय करेगी ही, साथ में ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई को भी तय करेगी। तो यहाँ पर जो कुल दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 260 मीटर प्लस x मीटर। इस तरह से यहाँ पर आपको समझना होगा। तो अब यहाँ पर हम दूरी ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे चाल गुणा समय, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दूरी हम लिख रहे हैं 260 प्लस x, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो यहाँ पर अब चाल कितनी दी हुई है ट्रेन की, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। प्लेटफार्म की लंबाई किस में दी हुई है, मीटर में, और ट्रेन की लंबाई किस में ज्ञात करनी है, मीटर में। तो यहाँ पर जो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें 72 में गुणा करना होगा 5/18 से। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। समय कितना है यहाँ पर, 23 सेकंड का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। अब हम इसको हल कर लेते हैं और यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 18 से ये 72 कट जाएगा 4 बार, और यहाँ पर 260 प्लस x बराबर कितना आएगा, 4 का गुणा 5 से होगा तो आ जाएगा 20 गुणा ये 23 आ जाएगा, और 260 प्लस x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 460। 23 गुणा 20 करेंगे तो, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 460 में से अगर हम 260 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी ये लंबाई किसके बराबर, 200 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, और आपको पता है कि यहाँ पर हमने x क्या माना है, x हमने ट्रेन की लंबाई ही मानी थी, और वो लंबाई कितनी आ गई है, 200 मीटर आई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।